वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपको पता ही होगा हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल सीरीज अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने अभी तक आपको सीजीएल का 2019 का जो एग्जामिनेशन हुआ था प्री का 2020 में, ठीक है, मार्च 2020 में आपका एग्जामिनेशन हुआ था टोटल 18 शिफ्ट में। तो मैंने इसको आपके सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री करा दिए। इसके अलावा से जस्ट पहले आपका सीपीओ 2019 में एग्जामिनेशन हुआ था, सीपीओ दिसंबर वाला, ठीक है, दिसंबर 2019 में आपका एग्जामिनेशन हुआ था। उसके मैंने आपको ट्रिगो के सारे क्वेश्चंस जो है वो करा दिए हैं। इसके अलावा आज हम क्या करने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस जो आपके सीपीओ 2019 जो आपका दिसंबर में कंडक्ट हुआ था उसके हम सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे इसमें, आपके मेन टाइप्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, तो पूरी की पूरी आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास जो है काफ़ी आपके लिए यूजफुल प्रूव होगी। तो इस क्लास को आप पूरा जरूर देखना अच्छे से, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हमको इसमें देखने को मिले हैं। और सीजीएल का जो आपका प्री का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आपके हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो उसमें मैंने आपको नहीं कराया है, ठीक है। चलो भाई, अब सेशन को शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इसके अलावा जो भी है लाइक शेयर वो सब आप करते रहना अपने आप से आराम से, ठीक है। तो अब मैं आपके सेशन को शुरू करता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको ये स्पेशल सीरीज़ में टॉपिक वाइज जो हमारी स्पेशल सीरीज़ चल रही है इसमें आपको ज्योमेट्री के टॉपिक वाइज सीजीएल वाले करा दिए। मैंने मेंसुरेशन के सीजीएल के 2019 जो आपका मार्च 2020 में एग्जामिनेशन हुआ है ना, उसका मैंने आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा ये करा दिए हैं। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताना भी ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें, उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को करें, मेंस वाले क्वेश्चंस को करें, या फिर हम ज्योमेट्री के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री मैंने अभी आपको ओनली सीजीएल 2019 का जो मार्च 2020 वाला एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो सीपीओ के भी कराऊँ या कैसे कराऊँ, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो खैर, अब हम आज का सेशन शुरू करेंगे। आप देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाऊंगा, तो बड़े ध्यान से चीज़ों को आप यहाँ पर समझना, ठीक है। सबसे पहली बात, लेट से आपके सामने मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ये हो गया अपना एक ट्रायंगल, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब लेट से ये जो आपका हाइपोटेनस है इसे मैं एच मान लेता हूँ, क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मेरा एंगल थीटा है तो मुझे एक बात बताना, अगर ये अपना क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये अपना परपेंडिकुलर होता है, जो भी आपका थीटा के अपोजिट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और थीटा जिसके साथ बेस में है, अब देखो थीटा अपना दो लाइन के साथ एंगल बना रहा है ना, एक आपका हाइपोटेनस हो गया, तो दूसरी वाली जो साइड होती है ना उसे हम क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी इतनी सी। आई होप कि ये जो छोटी मोटी बातें हैं ये तो सभी को पता होंगी ही, ठीक है। अब देखो, अब ये बात हो गई परपेंडिकुलर की, ये बेस की हो गई। अब मुझे आप एक बात बताना, ये जो परपेंडिकुलर है ना, अगर मैं बोलूँ आप मुझे परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हाइपोटेनस और थीटा के टर्म में बताओ, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक समझाता हूँ। जैसे लेट्स इस ट्राइंगल में मैं आपके साइन थीटा की बात करता हूँ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस यानी कि पी अपॉन का एच। तो जो परपेंडिकुलर है ना वो कितना निकल के आ जाएगा, साइन थीटा, और आपका ये एच साइन थीटा है ना, हाइपोटेनस इंटू में साइन थीटा। तो जो परपेंडिकुलर है उसकी प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो परपेंडिकुलर है अपना एच साइन थीटा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपने को अगर हाइपोटेनस दे रखा है और हमें वहाँ पर थीटा दे रखा है, तो अपना जो वहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ना वो किसके इक्वल होगा, एच साइन थीटा के इक्वल होगा। अब आप धीरे धीरे इन रिजल्ट को ध्यान में रखते जाना, ठीक है। और अभी तक आपने अगर कॉपी और पेन को नहीं लिया है तो चुपचाप से ले लो, तभी आपको सारी की सारी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पे अगर आप रामायण भगवत से सोचोगे हाँ भाई चलो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, तो उससे आपका कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। मैं स्ट्रेट बात बोलता हूँ, इधर उधर की बातों में थोड़ा बिलीव करता नहीं हूँ, ठीक है। चलो खैर, अब अगर आपके इस बेस की बात करता हूँ, ये जो आपका बेस है ना, इसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन का हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ, क्लियर है। तो यहाँ से मेरा जो बेस है कितना निकल के आ गया, एच कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है, ये आपको प्रोसेस पता चल गई कैसे कैसे आते हैं। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है, कभी भी जो थीटा है वो बेस, जो थीटा का बेस बनेगा ना, बेस किसके इक्वल होता है, एच कॉस थीटा के, यानी कि बेस का जो कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा वाला होता है, और परपेंडिकुलर वाला जो अपना कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा वाला होता है। क्लियर है, इतनी सी बात आपके दिमाग में बैठ गई क्या, ठीक है। अब ये हो गया अपना पहला पार्ट। अब यहाँ पर मैं आपसे दूसरे पार्ट की बात करता हूँ, ये हो गया आपका नंबर 2, ठीक है। ये नंबर 2 में हम क्या समझने वाले हैं, लेट से अपने पास में ये वाला एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर लेट से मेरा एंगल कितना है, अब अगेन थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हाइट है ना, ये हाइट, इसे मैं आपका लेट से एच ही मान लेता हूँ, ठीक है। एच मान लूँ क्या, पी मान लेता हूँ, खुश।
चलो, इसका जो हाइट है मैंने पी मान रखी है, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो पी है मेरा। क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, अब अगर ये पी है और मैं आपसे अब इस बेस की बात करना चाहता हूँ, ये वाला जो आपका बेस है ना, इस बेस की बात मैं इस परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में, अच्छा मैं इसे परपेंडिकुलर नहीं रखता हूँ, इसको मैं एक बार एक्स से लिख देता हूँ, सो दैट आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चले। मैं यहाँ पर आपकी पी की नहीं, एक अलग से मेरी वैल्यू है इसकी एक्स, ठीक है ना, ये आपकी पर्टिकुलर वैल्यू हमें पता है इसकी, ठीक है। लेट्स इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो मुझे इस बेस की वैल्यू जो है वो एक्स के टर्म में बतानी है। तो क्या हो जाएगी, अब देखो कॉट थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू में बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये लेट्स से अपना क्या है, बेस है, तो बेस अपॉन का परपेंडिकुलर यानी कि बी अपॉन का एक्स, तो यहाँ से जो बी है वो कितना हो जाएगा, एक्स कॉट थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स कॉट थीटा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये जो बेस है ये किसके, एक्स के टर्म में कितना हो जाएगा, एक्स कॉट थीटा। कितना हो गया भाई, ये एक्स कॉट थीटा हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ का रिजल्ट और पता चल गया है कि कभी भी अपना थीटा दिया हो और वहाँ पर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता हो, तो बेस की वैल्यू किसके टर्म में आती है, बेस का जो कंपोनेंट होता है वो हमारा कॉट थीटा के कंपोनेंट में चला जाता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अब तीसरी बात, यहाँ पर हम एक बात और देखेंगे, यहाँ पर आपका तीसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, केस नंबर 3। यहाँ पर देखो, अब लेट से अपने पास में फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पर अगेन अपना एंगल थीटा है। अब मुझे क्या पता है ना, यहाँ पर ये जो बेस है, इस बेस की मुझे वैल्यू पता है, बेस कितना है अपना एक्स है। क्लियर है? अब मुझे यहाँ पर इस परपेंडिकुलर ये जो पी दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स के टर्म में। तो देखो ये कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेगा ना आपका, वो किसका बनेगा, टेन थीटा का बनेगा। आपको पता है अगर मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा ही लगाना पड़ेगा। इतनी सी बात क्लियर है क्या? तो अब देखो यहाँ पर मुझे पता है टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि पी अपॉन का एक्स। तो यहाँ से जो अपना पी है, पी कितना आ जाएगा निकल के, एक्स टेन थीटा, ठीक है। तो कभी भी हमें थीटा पता हो और बेस पता हो, तो वहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर में कंपोनेंट निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा, टेन थीटा का। इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, फटाफट से हाँ बोलो। और हम अब फटाफट से थोड़ा क्वेश्चन पे जाते हैं, और जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन में आपको जो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो मैं वहाँ पर आपको एलेबोरेट कर दूंगा, और वहाँ से आप सारी चीज़ों को समझते जाओगे, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा ये वाला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पर आप थ्री में सोचने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्लॉक टावर स्टैंड्स एट द क्रॉसिंग ऑफ टू रोड्स, यानी कि आपके दो रोड हैं, ये आपका एक रोड आ रहा है, ये वाला आपका दूसरा रोड आ रहा है, ठीक है। ये दो रोड क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, और ये जहाँ पर मिलते हैं ना, ये दोनों रोड जहाँ पर क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, ये वाला पॉइंट है, और यहीं पर आपका एक क्लॉक टावर खड़ा हुआ है। अब समझना बात को, ये आपका 3D में है। कैसे 3D में है, लेट्स से अब मैं इसको जरा सा थोड़ा 2D में लेके आता हूँ, और मैं इस वाले रोड की जो वैल्यू है इसे उठा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला अपना रोड गया है, इसको मैं एक बार उठा लेता हूँ, तो ये अपना रोड हो गया, ठीक है। इसे मैंने ये वाला जो है आपका, ये मैंने डार्क किया हुआ है ना, एक बार कलर को मैं चेंज करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखो अब ये क्या है अपना, यहाँ पर ये रोड आया हुआ है, क्या है, ये रोड है। तो लेट से मैंने इस वाले रोड को ऐसे उठा लिया, और यहाँ पर जो आपका क्लॉक टावर खड़ा है ना, इसका यहाँ पर आपका स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, ये आपका क्या है भाई, क्लॉक टावर है। और अगर मैं इसे 3D में देखना चाहूँ तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्लॉक टावर खड़ा हुआ है, और अब क्या बात हो रही है, विच पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ये जो रोड की डायरेक्शंस हैं, ये आपके रोड की डायरेक्शन दी गई है नॉर्थ से साउथ, यानी कि आपका ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और ईस्ट से वेस्ट, यानी कि ये ईस्ट है और ये अपना वेस्ट है। क्लियर है? और अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ पॉइंट्स का, तो पी वाला पॉइंट हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा एस, ठीक है। ये पी क्यू आर एस अपने पॉइंट्स हैं। क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस आपके नॉर्थ में है, ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपके पॉइंट्स के नाम भी दे दिए हैं। अब बात को समझना, ये मैंने क्या किया, ये क्लॉक टावर जो है आपका, वो मैंने क्लॉक टावर ऐसा बना दिया, और ये है अपना यहाँ पर रोड। अब बात को समझना, क्या लिखा हुआ है, वेयर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपकी ये जो टॉप ऑफ द टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, ये जो पॉइंट है आपके पी वाला पॉइंट, क्यू वाला पॉइंट, आर वाला पॉइंट और एस वाला पॉइंट, इन चारों पॉइंट से आपका ये जो टावर बीच में खड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई देखता है, ठीक है। चारों पॉइंट पर, ये वाला आपका लेट से ये पी वाला पर्सन है, ये क्यू पर्सन है, ये आर पर्सन है, ये एस पर्सन है, ठीक है। ये चारों खड़े होके क्या कर रहे हैं, टावर को देख रहे हैं। ये आपका टावर है, तो इसने देखो यहाँ से ऊपर देखा टावर के, ठीक है। तो इस बात को समझ
ना ये टावर खड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका पी वाला पॉइंट है, ये पर्सन यहाँ पर खड़ा होके इस टावर को ऊपर देखता है। तो अब बात को समझ पा रहे हैं यहाँ पर आपका एक कैसा फिगर बन रहा है, क्योंकि ये 3D में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये पहले क्या बोलता है, पहला एंगल आपका बन रहा है अल्फा, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ये अपना अल्फा बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में यही मैं अगर बात करता हूँ क्यू वाले पॉइंट से, तो यहाँ पर आपका पॉइंट है क्यू, और ये आप समझना बड़े ध्यान से जरा, यहाँ पर ये अपना यहाँ पर परपेंडिकुलर में खड़ा हुआ है पोल। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना, लेट से अपना ये पूरा रोड गया है, ठीक है, ये क्यू वाली साइड से वाला रोड गया है और ये अपना क्लॉक टावर है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका ऐसा रोड आया हुआ है, यहाँ पर स्ट्रेट में आपका क्लॉक टावर खड़ा हुआ है। तो इसमें जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल बीटा बन रहा है, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल हो गया, ये एंगल हो गया अपना बीटा। क्लियर है इतनी सी बात। यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया, बीटा हो गया। और ये जो टावर है इसको ध्यान रखना, ये वाला टावर अपना स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखने में थोड़ी इश्यू हो रहा होगा, क्योंकि ये क्या है अपना 2D फिगर है, और यहाँ पर अगर 3D फिगर होता तो ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होता, ठीक है। ये आपका ऊपर गया हुआ है। इसी तरीके से जब हमने एस वाले पॉइंट से देखा, आपको सॉरी आर वाले पॉइंट से देखा, तो इसने अपना जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है वो कितना बनाया है भाई, अपना यहाँ पर गामा का बनाया हुआ है, ठीक है। किसका बनाया है, गामा का। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट एस है, यहाँ से हमने देखा, इसको ऊपर देखा, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ना, ये कौन सा बना है भाई, डेल्टा, ठीक है। कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, डेल्टा का। अब बात को यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो ऊपर पॉइंट आ रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं अब इस ट्रायंगल में, मैंने आपको क्या सिखाया था, यहाँ पर आपको ये अल्फा पता है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको उठा लिया पी वाले पॉइंट से, ये एंगल आपको पता है अल्फा है। टावर की हाइट मैं कुछ मान लेता हूँ, लेट से मैंने टावर की हाइट एच मान ली, ठीक है। ये जो आपका क्लॉक टावर है इसकी हाइट एच है, तो आपको पता है, आपको हाइट पता है, यहाँ पर आपको ये अल्फा पता है। तो मैंने आपको बताया है ना कि बेस हम कैसे निकालेंगे, बेस किसके टर्म में आता है, बेस में आपका कॉट का कंपोनेंट आता है, याद है ना, अभी मैंने आपको सिखाया है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एच कॉट अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एच कॉट अल्फा। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना, देखो मैंने आपको ये क्या बताया है, ये जो ब्लैक वाली लाइन आई थी, तो ये पूरा कितना हो जाएगा अपना, ये निकल के आ जाएगा आपका एच कॉट अल्फा। क्लियर है इतनी सी बात आपके दिमाग में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ फटाफट से। अब इसी तरीके से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, कौन से, जहां से आपका ये क्यू वाला पॉइंट बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्यू वाले पॉइंट से अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर आपका एंगल कितना है, बीटा है। जैसे ये वाला मैंने आपका इसका ट्रायंगल बनाया हुआ है ना क्यू वाले पॉइंट का, ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पर आपका ये टावर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये बीटा बन गया। तो ये आपको पता है जो आपकी क्लॉक टावर की हाइट है वो एच है। तो अगेन आपको परपेंडिकुलर पता है, ये थीटा पता है, तो ये वाला जो बेस है इसमें कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉट का कंपोनेंट आएगा। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, एच कॉट बीटा। कितना हो जाएगा, एच कॉट बीटा हो जाएगा। इतनी सी बात आपको क्लियर हो पाई कि अब मैं ये सारी चीज़ें हटा दूंगा, थोड़े अच्छे से फिगर को बनाऊंगा जिससे आपको और समझ में आ पाए क्लियरली। तो आपको इतनी सी बातें समझ में आई कि हर कंपोनेंट आपका ये वाला जैसे एच कॉट अल्फा आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये वाला जो है ये कितना आ जाएगा, एच कॉट बीटा आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, एच कॉट बीटा। कैसे आएगा, मैंने यहाँ पर आपको अलग से ट्रायंगल बना के भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एक बार मैं हटाता हूँ। अब यहाँ पर देखना क्या बात हो रही थी अपनी, यहाँ पर ऐसा अपने रोड आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मैंने लेट से इस तरीके से एक क्लॉक टावर खड़ा कर दिया है। एक बार दूसरे कलर को लूँगा, बड़ा ही यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा हमें कलर का। देखें ये यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बना है, और ये अपना कितना निकल के आ गया है, एच कॉट अल्फा निकल के आ गया है। कितना निकल के आ गया, एच कॉट अल्फा। यहाँ पर आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये एस पॉइंट है। इसी तरीके से अब आपका ये कितना निकल के आ गया था, एच कॉट बीटा निकल के आ गया था। अब आप अगर इसी तरीके से यहाँ से अगर आप देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यहाँ पर आपका गामा है। कितना है भाई, गामा है। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर गामा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो आपकी निकल के आएगी साइड की वैल्यू, ये इसमें अगेन आपको एच पता है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, एच है। तो ये जो आपका बेस वाला कंपोनेंट होगा कितना निकल के आ जाएगा, एच कॉट गामा। कितना निकल के आ जाएगा भाई, एच कॉट गामा। इसी तरीके से अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं, तो क्लॉक टावर से एस वाले पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, वो कितनी निकल के आ जाएगी, एच कॉट डेल्टा, क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, डेल्टा होगा। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, कितना है भाई, डेल्टा है। तो इसका कितना निकल के आ गया भाई, एच कॉट डेल्टा। कितना निकल के आ गया, ये वाली साइड अपनी एच कॉट डेल्टा निकल के आ गई है। अब बात को समझना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पी क्यू का स्क्वायर अपॉन का आर एस का स्क्वायर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखो पी क्यू क्या है आपका, अब और ध्यान से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब ये देखो ये रोड आपके क्रॉस कर रहे थे, अब हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू पता है कि नहीं पता है, एच कॉट अल्फा है, और ये वाली वैल्यू हमें पता है कि नहीं पता है, एच कॉट बीटा है। तो अगर मैं इस पी क्यू की बात करूँ, तो ये पी क्यू क्या बन रहा है इस ट्रायंगल का, अगर मैं इस पॉइंट को ओ बोल देता हूँ, तो ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी कि आपका ये हो गया एच कॉट अल्फा, ये हो गया एच कॉट बीटा। तो ये जो आपका हाइपोटेनस बनता है ना
स्मॉलेस्ट एंगल का पी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यानी कि जो आपका एच स्क्वायर होगा यानी कि पी क्यू का स्क्वायर होगा वो कितना निकल के आ जाएगा आपका। मैं अगर एच स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना बचेगा भाई, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉट स्क्वायर बीटा। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है, कितना कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉट स्क्वायर बीटा। इतनी सी बात क्लियर है क्या सभी को? पी क्यू स्क्वायर कैसे निकलेगा समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, आर एस स्क्वायर। क्या निकालना है भाई, आर एस स्क्वायर। आर एस कहाँ पे अपना, ये रहा अपना आर एस, ठीक है। तो अब अगर मैं आर एस की बात करता हूँ तो ये मुझे पता है कितना है भाई, ये है अपना एच कॉट डेल्टा, और ये कितना है यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना है भाई, एच कॉट गामा है, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं स्क्वायर करके तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर एस स्क्वायर। कहाँ पर लिखूँ अब इसे मैं, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा वेट करें, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कितना है आपका आर एस का स्क्वायर इक्वल टू में कितना क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर अपना कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और अंदर कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर गामा प्लस का कॉट स्क्वायर डेल्टा। क्लियर है, कॉट स्क्वायर गामा प्लस का कॉट स्क्वायर डेल्टा। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉट स्क्वायर बीटा, और अपॉन में कॉट स्क्वायर गामा प्लस का कॉट स्क्वायर डेल्टा। अगर मैं इसमें ऑप्शंस में देखता हूँ तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा निकल के आ रहा है, सही, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा ऊपर है और कॉट स्क्वायर गामा प्लस का कॉट स्क्वायर डेल्टा नीचे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है अपना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, फटाफट से हाँ बोल देंगे अब, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, कैसे कैसे हमें इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप कि ये भी समझ में आपको अब आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पैनिक नहीं करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको माइंड में करनी थी, ठीक है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, इसी क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से एक बार खुद से अटैम्प्ट करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी मैं ये सारी चीज़ें लो आपके लिए ये सब हटा दिया है, अब एक बार खुद से इसको पॉज करके ट्राई करो। आई बात समझ में, चलो भाई इसको आई होप कि आप ट्राई कर लोगे, एंड अगर नहीं कर रहे हो तो ये आप अपने साथ में थोड़ा धोखा करोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खैर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिया है, ये सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस करने वाले हैं, तो ये रहा आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एंड अगर अभी तक आपने और भी सेशंस नहीं देखे हमारे चैनल पर तो वो जाके आप जरूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए कोर्सेज चल रहे हैं। एक बार जाके आप प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर करें, जैसे आपका 1300 प्लस कॉमन एरर्स हो गए, या फिर आपका सब्जेक्ट वाइज जीके हो गया, चाहे आपका स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स हो गया, तो ये सारे आपके बहुत ही ज़्यादा ऑसम कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। आपको पता है हम अपने चैनल पर ओनली रेलेवेंट सोर्सेज पर बिलीव करते हैं और रेलेवेंट कंटेंट ही दे रहे होते हैं, ठीक है। इरेलेवेंट कंटेंट की आपके पास भरमार पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे रेलेवेंसी के ऊपर, ठीक है। चलो खैर ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस 32 मीटर एंड 18 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, यानी कि अपना क्या एक टॉप ऑफ टावर है, यानी कि हमने यहाँ पर एक टावर बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये आपका टावर हो गया और लेट से अपना ये पूरा लैंड का सरफेस है, ठीक है, सरफेस आपका ये हो गया। क्या बात हो रही है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट, यानी कि आपका एक पॉइंट लेट से ये है और दूसरा पॉइंट ये है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका देखा जाता है, एक है डिस्टेंस 32 मीटर पर, यह है आपका 32 मीटर दूर, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस आपकी 32 मीटर होगी, और यहाँ पर इतना है आपका 18, ठीक है। अगर इतना 18 है तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, ये अपना 40 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात तो क्लियर हो गई सभी को। अब इन दोनों पॉइंट से अगर मैंने ऊपर देखा, ये मैंने यहाँ से ऊपर देखा, यहाँ और यहाँ से मैंने एक बार ऊपर देखा, अब जब मैंने दोनों बार ऊपर देखा तो दोनों बार कितना कितना एंगल बनता है, तो एक बार तो अपना एंगल बनता है भाई कितना, एंगल हमें यहाँ पर नहीं पता है, क्या लिखा है आगे, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, जो अपने एलिवेशन वाले एंगल्स हैं ना वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि अपना अगर एंगल यहाँ पर थीटा है ना तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात। तो अब यहाँ पर और भी ध्यान से आप जरा चीज़ों को देखना। अगर मैं आपसे इसकी बात बोलूँ, ये जो आपका टावर है इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ h है, ठीक है ना, इसकी जो हाइट है टावर की वो हाइट h है, तो यहाँ से आपका tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू में आ जाएगा h अपॉन का 18। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है। ये से मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन मार्क कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से मैं tan 90 माइनस थीटा निकालता हूँ, इस वाले ट्रायंगल में tan 90 माइनस थीटा निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है, क्लियर है। तो cot थीटा इक्वल टू में कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, यानी कि h अपॉन का कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 32। अब ये h अपॉन का 32 क्यों हुआ, क्योंकि ये cot थीटा एक्चुअली में cot थीटा नहीं है, ये मैंने कैसे लिखा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा को इंटरचेंज करके लिखा हुआ है। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई अब, है ना, क्लियर हो गया। तो अब देखो
अब यहाँ पर मुझे कॉट थीटा पता है, टेन थीटा पता है, लेकिन मुझे पता है कि जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अपना यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार मैं कलर को चेंज करूँगा, देखें यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि एच अपॉन 18 इक्वल टू में कॉट थीटा को उल्टा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 32 अपॉन का एच हो जाएगा। तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये जो 18 है मैंने 18 को कैसे लिख दिया, 18 को मैंने लिख दिया 6 इंटू, अब देखो बात को थोड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपका 32 है, 32 को मैंने लिख दिया आपका 16, ठीक है। तो 16 को मैंने लिखा 4 का स्क्वायर, और यहाँ से आपका जो 2 है वो बच गया किस में से, 32 में से, और इस 2 का मैंने इंटू करा दिया 18 के साथ, और 18 इंटू 2 आपका हो गया 36, और मैंने उसे लिख दिया 6 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा, 6 इंटू 4 यानी कि 36। क्लियर है, कितना हो जाएगा सर 24 है ना। तो एच कितना आ गया, 6 4 जा 24। तो हमारी जो हाइट है टावर की वो कितनी निकल के आ जाएगी, 24 निकल के आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी, आपको बस ये छोटा सा डायग्राम बनाना है, सारी चीज़ें आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी, और बस आपको फटाफट से ये वाला यहाँ पर आपको इतना सा स्टेप लिखना पड़ेगा और आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। एंड अब हम फटाफट से अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। तो ये रहा आपके सामने अब अगला क्वेश्चन। ये तो आपको खैर ट्रेगो का है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। तो आप जाके अगर पिछली वाली वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन प्लस कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। चलो खैर ये वाला क्वेश्चन अपने पास आ गया है, कौन सा, अपना हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखें और इसको आप एक बार खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर भी रहेगा। ठीक है। चलो अब क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट 12 मीटर अबव द वाटर लेवल, यानी कि आपका वाटर लेवल से 12 मीटर ऊपर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ हिल इज 60 डिग्री। अच्छा, अब बात ऐसी है कि लेट्स से ये अपनी हिल है, ठीक है, ये मैंने इंडिकेशन किया हुआ है, हिल आपकी कैसी होगी, हिल का शेप तो ऐसा होगा, लेकिन कोई नहीं, हम इस तरीके से लेके चलेंगे। देखो ये अपने पास में लेट से एक हिल है, ठीक है, और ये आपके पानी के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है। पानी के ऊपर या पानी के अंदर भी होगी, लेकिन हम सरफेस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये आपका सरफेस ऑफ वाटर है। ठीक है। यहाँ से मुझे हिल दिख रही है, कोई नहीं। अब आगे क्या बात हो रही है, 12 मीटर अबव द वाटर लेवल। अब एक पॉइंट है अपना यहाँ पर, लेट से ये 12 मीटर ऊपर है, इसको मैं हिल को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये अपना पॉइंट आ जाएगा 12 मीटर ऊपर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 12 हो गई है। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल इज 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना हिल का, वो कितना है, 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, और यहाँ से मैं इसको जोड़ दूंगा, ये आपका 90 डिग्री पर मिलेगा। क्लियर है। और यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अब देखो इस पॉइंट से मैं अगर नीचे देखूंगा, इस हिल का जो पॉइंट है, इस हिल का जो बेस है, उसको मैं अगर देखता हूँ तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, यहाँ से बनता है। ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है, इतनी सी बात। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द हिल, यानी कि ये जो हिल की हाइट है ना, ये हमसे पूरी पूछी जा रही है। अब यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखना, ये अगर 12 है तो ये भी अपना कितना होगा, ये वाला इतना इतना जो पोर्शन है ये भी 12 निकल के आ जाएगा। इतनी सी बात तो मुझे समझ में आ गई। और इस वाले पोर्शन को मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है। ये जो इतना इतना सा पोर्शन है ना, इसको मैंने एक्स मान लिया है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में बात करता हूँ तो इस वाले ट्रायंगल में आपका जो टेन थीटा है, 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 12 अपॉन का, और ये जो आपका बेस बन रहा है ना, ये वाली जो लाइन है आपकी, दोनों को ट्रायंगल में जो सेम है, इसकी हाइट में, इसकी जो वैल्यू है, लेट से मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है। अब ये वैल्यू, अच्छा एक्स हमने ऑलरेडी मान रखा है, तो इसको लेट से मैं लैम्डा मान लेता हूँ। ठीक है। क्या मान लिया मैंने, इसको लैम्डा मान लिया। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पर जो 10 30 डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन का √3, और 10 की वैल्यू क्या होती है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12 अपॉन का ये लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 12 √3 हो गया। ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या। अब हमें लैम्डा पता है। अब इस वाले अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ जिसमें अपना 60 डिग्री बैठा हुआ है, तो इसमें 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 60 डिग्री इक्वल टू में आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एक्स अपॉन में लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 12 √3। क्लियर है ना, 12 √3 लिख दिया मैंने। अब 10 30 की वैल्यू होती कितनी है भाई, √3 होती है। तो √3 इंटू में 12 √3 में कराऊंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 √3 इंटू में √3, है ना। कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 12 3 जा कितना होता है, 36 होता है। तो अपना x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। और मुझसे क्या बोला गया है कि हाइट ऑफ द हिल निकालनी है, तो 36 प्लस का आप 12 और कर दोगे, कितना हो जाएगा ये आपका 48 मीटर जो है आपके पूरे हिल की हाइट निकल के आ जाएगी। कितनी, 48 मीटर। यानी कि ये जो
जो अपना ऑप्शन नंबर 4 है ये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी को? अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करें। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। इसके अलावा आप एक काम और करना, अगर आपको मैथमेटिक्स के लिए आप सिंसियरली पढ़ रहे हो एसएससी के लिए, तो आप जाके हमारा फेसबुक का जो चैनल है उसे जाके आप ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है? वहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्दी अरेंज की जाएंगी, बहुत कुछ मैं वहाँ पर प्लान करने वाला हूँ आपके लिए। तो एक बार जाके आप वहाँ पर फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना और उसे लाइक वगैरह जो भी है, मतलब जैसे आप उसकी नोटिफिकेशन जो भी है वो आपको मिल जाए, ठीक है? बात इतनी सी है। तो वहाँ पर वो आप एक तरीके से ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें मैं जो है अरेंज करने वाला हूँ। उसके लिए आप कुछ दिन का वेट करेंगे, लेकिन आपके लिए जल्दी वहाँ पर चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? और बहुत ही बढ़िया लेवल पे, ठीक है ना? चलो खैर, इसके अलावा आपको अगर डाउट होता है तो आप जाके टेलीग्राम का जो डाउट ग्रुप है वो तो ज्वाइन कर ही सकते हो। वहाँ पर मैं आपको ऑलवेज जो भी सॉल्यूशन होता है वो प्रोवाइड कर ही देता हूँ, ठीक है? चलिए खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये मैंने करा दिया ऑलरेडी। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से बिलोंग करता है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, अ 22 मीटर लॉन्ग लैडर हुज फुट इज़ ऑन ग्राउंड, ठीक है? यानी कि अपनी एक लैडर है। सबसे पहले अगर लैडर आई है तो वहाँ पर अपनी वॉल भी होगी, ठीक है ना? ये लेट से मैंने एक ग्राउंड बना लिया, इसके ऊपर ये एक वॉल बनी हुई है, ठीक है? और इस वॉल के बारे में क्या बात हो रही है, लीन्स अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि इस वॉल से जो लैडर है ना, ये लैडर आपकी इस वॉल से टिकी हुई है। थोड़ा सा फिगर गंदा बन गया, इसको मैं थोड़ा सा ठीक बनाने की कोशिश करता हूँ। ये अपना ग्राउंड है, ये अपनी वॉल हो गई, और यहाँ से ये आपकी लैडर लगी हुई है, ठीक है? अब देखो लैडर अपना एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री का अपना एंगल बना रही है। अब क्या पूछा जा रहा है, 22 मीटर की आपकी लॉन्ग जो लैडर है, ठीक है? ये आपकी जो लेंथ है वो 22 मीटर की होगी। अब क्या है भाई, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेस द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि हमसे ये पूरी की पूरी जो हाइट है ये पूछी जा रही है कि कितने ऊपर जो है ये लैडर इस वॉल को टच करती है। अब ये वैल्यू आप देखें, अपने पास में हाइपोटेनस पता है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर जो आपका परपेंडिकुलर है, एक तरीके से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ही तो होगा ये वाली हाइट। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना और हाइपोटेनस हमें पता है, और हमें यहाँ पर थीटा पता है। तो आपको यहाँ पर ये देख के समझ में आ जाना चाहिए हम यहाँ पर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। कौन से का यूज़ करेंगे भाई, साइन का। तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस होता है, यानी कि आपका यहाँ पर ये एच अपॉन का 22 हो जाएगा। और जो साइन 60 डिग्री है इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2 होती है ना? तो √3/2 इक्वल टू में एच अपॉन का 22, और ये 2 से जाएगा 11 टाइम्स, और एच कितना निकल के आ जाएगा, एच आ जाएगा आपका 11√3। क्लियर है? एच कितना निकल के आ जाएगा, 11√3 निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो लल्लू चप्पू क्वेश्चन हो गया ये। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, खैर इसको हटाता हूँ, ठीक है? कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के सामने रहने का। अब ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, काफ़ी ठीक ठाक सा क्वेश्चन लग रहा है, इसको आप एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है? फटाफट से एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को, और फिर मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है? पॉज करो और इसको ट्राई करो। जब मैं बोलता हूँ ना इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तो मतलब उसके पीछे कोई बात है और उसे आप किया करो। आई बात समझ में? देखो भाई, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो हमारे पास में स्पेस ज़्यादा हो जाए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, यानी कि एक लाइट हाउस है आपका, आपको पता है कभी भी अपने जो सी एरियाज़ होते हैं उनके आसपास हम क्या बनाते हैं भाई, लाइट हाउस बना रहे होते हैं, ठीक है? तो ये अपने पास में लाइट हाउस खड़ा हुआ है, थोड़ी सी अपनी लाइन यहाँ पर टेढ़ी हो गई है, देखें ये अपने पास में यहाँ पर एक लाइट हाउस खड़ा हुआ है। क्या बात है भाई, ये देखो अब यहाँ पर अपने पास में एक लाइट हाउस खड़ा हुआ है, ठीक है? अब जैसा ही बनाया वो है, ये आपका 45 मीटर अबव है सी लेवल के, यानी कि ये आपका जो नीचे होता है ना ये अपना सी लेवल है, ठीक है? इसके ऊपर कितना है, ये 45 मीटर ऊपर है, यानी कि लाइट हाउस आपका बेसिकली हम किसे बोलते हैं ना, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग में ये जो ऊपर वाला टॉप होता है बेसिकली ये पूरा का पूरा काम यहीं से हो रहा होता है, यानी कि जो लाइट आपकी बनती है, लाइट अपनी जो हम डालते हैं ना आसपास के एरिया पर, वो यहीं से डाल रहे होते हैं, ठीक है? तो अपनी ये जो बेसिकली पूरे के पूरे टावर की हाइट है ये अपनी 45 मीटर है। क्लियर है? अब क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप, यानी कि अब ये जो है आपका पूरा समंदर है, खूब बड़ा समंदर यहाँ पर बना हुआ है। अब इसके बाद मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मैंने क्या देखा, एक शिप यहाँ से चला आ रहा है, सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, यानी कि आपका जो एक शिप है इस पानी में इस साइड चला आ रहा है। चेंजेस एंगल फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। अब क्या हुआ, मैंने ऊपर से देखा एक बार तो यहाँ पर था ये शिप, ठीक है? मैंने ऊपर से देखा तो एक बार ये शिप यहाँ पे मिला, लेकिन फिर मैंने जब दूसरी बार देखा तो ये शिप और आगे चल के आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार जब मैंने इसको देखा तो यहाँ से आपका क्या बनेगा भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कि नहीं बनेगा?
एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनता है, ऊपर से बनता है, देखो यहाँ पे। अब अगर मैंने यहाँ से देखा है तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बन रहा है अपना, 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है, कितना बन रहा है भाई, 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये वाला एंगल अगर आपका 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री तो होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये दोनों लाइन आपकी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया। क्लियर है, इतनी सी बात। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे दूसरी बार कितना बोला हुआ है, 45 डिग्री। यानी कि अब ये जो एंगल है ना इतना सा, ये 45 डिग्री है। और अगर मैं बात करूँ अब ये वाली जो लाइन है, इसके अल्टरनेटली हम देखते हैं तो ये वाला एंगल क्या बनेगा आपका, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कैसे ये वाला एंगल नीचे पहुंचा। चलो अब देखो 30 डिग्री यहाँ पर था, 45 डिग्री यहाँ पे है। अब वो पूछना क्या चाह रहा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि मैं मेरे देखने के बीच में ये कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर गया। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो मैं आपके सामने रेड कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है। तो लेट्स से मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। इतनी सी जो वैल्यू है इसे मैंने कितना मान लिया भाई, एक्स मान लिया। और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितनी है अपने पास में, बाकी अब देखना यहाँ पे ध्यान से। एक बार इसको मैं कलर को चेंज करता हूँ, देखें ज़रा। देखो ब्लैक कलर लेते हैं। देखो अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ तो इसमें आपका ये कितना है भाई, 45 डिग्री है। आपको पता है tan 45 कितना होता है, 1/1 होता है ना। तो अगर आपका ये 45 है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका 45 है, तो बेस ये कितना सा, ये जितना मैं आपके सामने ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, ये कितना होना चाहिए, ये भी 45 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ। तभी ये 1/1 निकल के आएगा। इतनी सी बात क्लियर है। ये सारी बातें आपको ऐसी करनी होगी। आप यहाँ पे भी अगर tan 45 इक्वल टू 45/x लोगे तो इस तरीके से आपकी चीज़ें ही निकल नहीं पाएंगी, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर एक्शन लेना होगा। इतनी सी बात तो पता है ना, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि एंगल कितना है अपना यहाँ पर 45 डिग्री है। क्लियर है, इतनी सी बात। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये पूरा 30 डिग्री के साथ में जो बन रहा है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो tan 30 डिग्री कितना होता है भाई, 1/√3 होता है, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो 1/√3 इक्वल टू में किसके हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, 45 है, अपॉन में बेस कितना हो जाएगा, तो इतनी वैल्यू तो 45 मीटर आ गई है। और बचा हुआ अपना ये x है, तो कितना हो जाएगा ये अपना 45 प्लस का x। क्लियर है, इतनी सी बात। तो 45 प्लस का x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45√3 कितना हो जाएगा, 45√3 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 इंटू में ये हो जाएगा आपका √3 - 1। क्लियर है, इतनी सी बात, बोलो हाँ कि नहीं। अब देखो आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 होती है कि नहीं होती है, बोलो हाँ। तो 1.73 से अगर मैं 1 को माइनस कर देता हूँ, कितना बचेगा, 0.73 बचेगा। तो 45 इंटू में 0.73 हमें यहाँ पर निकालना होगा। क्लियर है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 531, इसके नीचे आएगा अपना 513, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, 8 और 2 और फिर अपना 3 का 3, ठीक है। तो 3285 और यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट के बाद, 2 नंबर के बाद पॉइंट डालना है, तो 32.85 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 32.85। अब ये क्या बोल रहा है, योर आंसर शुड बी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। यानी कि अब मैं 5 को अगर इसमें कैरी आउट कर दूंगा तो ये 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो ये अपना आंसर कितना आ जाएगा, 32.9 मीटर जो है शिप ने डिस्टेंस कवर कर ली थी मेरे देखने के, जब तक मैंने ऑब्जर्वेशन किया उसका, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हो गया। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाला था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो मैंने करा ही दिया है, ये भी करा दिया है, ये भी करा दिया है। ये सारे आप जाके पिछले पार्ट में देखोगे, 2 पार्ट आपके आए हुए इन क्वेश्चंस के, तो उनमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा अपने सामने अगला क्वेश्चन। काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है, इसको देखें जरा एक बार खुद से, एक बार इसको ट्राई कर लो फटाफट से पॉज करके। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं आपको 1-2 कॉन्सेप्ट देने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट दे ही देता हूँ। चलो भाई स्पेस थोड़ा सा ले लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो अब यहाँ पर आप 1-2 चीज़ों को समझना और उनको थोड़ा ध्यान से देखना। ये मैंने कलर ले लिया। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, लेट्स से अपने पास में ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये अपने पास में है एक ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक लाइन ये आ गई है, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये अपना डी हो गया, ठीक है। तो ये है ट्रायंगल। यहाँ पर आपका 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर आपका एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, और ये वाला एंगल जो है आपका 60 डिग्री का है। अब ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन जो इसका रिजल्ट है ना, आपको बस वो रिजल्ट ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ, लेट से अपने पास में ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस है, इसे मैं आपकी मान लेता हूँ ये x हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने x मान ली आपकी, और
ये देखो, ये आपका मैंने मान लिया ए, और इतना मैंने आपका मान लिया बी, ठीक है ना, इतना मैंने क्या मान लिया, आपका बी मान लिया। क्लियर है इतनी सी बात। तो अब जरा सा ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस वाले ट्रायंगल की, तो इस वाले ट्रायंगल में आपका 1030 डिग्री कितना हो जाएगा, 1060 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और √3 इक्वल टू में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, यानी कि एक्स अपॉन का ए। बोलो हाँ, क्लियर है। तो एक्स अपॉन ए हो गया, यहाँ से एक्स जो है वो निकल के कितना आ जाएगा, √3a आ जाएगा, हाँ कि नहीं, ठीक है ना। तो एक्स कितना आ गया, √3a हो गया। अब अगर मैं आपसे दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो आपका 1030 डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 1030 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, यानी कि 1/√3 इक्वल टू में एक्स अपॉन का ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। क्लियर है, कितना होगा, ए प्लस बी। अच्छा, लेट्स से मैं इसको ये छोटा सा पोर्शन बी नहीं मानता हूँ, मैं ये पूरा का पूरा पोर्शन बी मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए अपॉन का बी हो जाएगा। क्लियर है, अब इतनी सी बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सॉरी, एक्स अपॉन का बी हो जाएगा, है ना। तो 1/√3 इक्वल टू में एक्स अपॉन का बी हो गया। अब यहाँ से जो एक्स है वो कितना निकल के आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा बी अपॉन का √3। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ से आपका ए और बी का रेशियो निकालना चाहूँ, तो ए इक्वल टू में बेसिकली है क्या, एक्स अपॉन का √3 है। ए की अगर मैं बात करता हूँ तो ए इक्वल टू में एक्स अपॉन का √3 है, और बी इक्वल टू में अपना एक्स √3 है। क्लियर है। तो ए और बी का अगर मैं रेशियो निकालूंगा ना, तो रेशियो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन का √3 अपॉन का एक्स √3। क्लियर है। ये मैंने किसका रेशियो निकाला है, ये मैंने निकाला है ए अपॉन बी का रेशियो। तो ये एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 रेशियो आ जाएगा आपका 1/3। यानी कि ए अगर आपका 1 है तो बी कितना होगा, 3 होगा। यानी कि अगर इतना सा पोर्शन आपका ये 1 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, एक बार मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, देखो, तो ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा साइड आपकी निकल के आ रही है, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर आपका ये इतनी सी वैल्यू 1 है, तो मुझे एक बात बताओ, ये बचा हुआ जो पोर्शन है आपका बीडी वाला पोर्शन, ये बीडी कितना हो जाएगा, ये बीडी आपका 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको रिजल्ट क्या ध्यान में रखना है कि कभी भी अपना 30 डिग्री हो और अपना 60 डिग्री हो, उस केस में आपका हमेशा अगर ये वैल्यू आपकी 1 है, तो ये वाला जो रेशियो होगा, ये अगला वाला, ये जो बीच बीच की डिस्टेंस है, यानी ये जो बीडी है, ये हमेशा आपका इसका कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। क्लियर है। इतनी सी बात ध्यान रहेगी, क्या कभी भी 30 डिग्री और 60 डिग्री आ जाए, तो 60 डिग्री में आपकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 1, और ये वाला जो 30 डिग्री के नीचे वाला पोर्शन होगा बचा हुआ, ठीक है ना। ये नहीं कि पूरा का पूरा आप ये बी से लेकर के आप यहाँ पर ये वाला जो सी पॉइंट है इसको आप पूरा 2 मान लो, ये बी सी पूरा 3 होगा, और ये बी डी अपना यहाँ पर 2 निकल के आएगा। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर हो गई ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने समझा दिया, आई होप कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो, अब देखो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। ये हमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट ऑफ हाइट एक्स मीटर, यानी कि आपका एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, ये आपका लेट से लैंप पोस्ट लगा हुआ है, और इसकी जो हाइट है वो एक्स है। अब क्या है, 2 ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट, यानी कि इसकी सेम साइड पर, ये आपकी सेम साइड पर क्या है, 2 ऑब्जेक्ट हैं। लेट से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब क्या है, एंड इन लाइन विद द फुट ऑफ द लैंप पोस्ट, ठीक है भाई, लाइन में ही रखे हुए हैं। आर ऑब्जर्व एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब इस लैंप पोस्ट पर ऊपर बैठा हुआ हूँ मैंने यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन डाल के इसको देखा, और मैंने इसको भी देखा, ठीक है, इन दोनों को मैंने देखा दूर से बड़े ही, और मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिला, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर ऐसे जोड़ देता हूँ, तो ये वाला एंगल मुझे मिला भाई 30 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है ये मुझे मिल गया 60 डिग्री का। तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है। और इसी तरीके से अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब देखो वही बात हो गई, मैंने क्या बोला था, 30 डिग्री और 60 डिग्री का आपके सामने कभी भी केस आ जाए ना, आपको बस एक बात ध्यान में रख लेनी है, अगर ये 1 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है ना। ये 1 है तो ये 2 होगी, इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहा है आगे हमसे यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज 32√3 मीटर, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला ऑब्जेक्ट लेट से ए है और ये वाला ऑब्जेक्ट अपना बी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये अपनी 32√3 हमें बताई जा रही है। यानी कि 2 की वैल्यू अगर 32√3 है, तो ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16√3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो हाँ। क्लियर है। तो इतनी वैल्यू क्या हो गई अपनी, 16√3 यहाँ पर अपना निकल के आ गया। बोलो समझ में आ रही है ना मेरी बातें आपको। ये चीज़ अगर थोड़ी सी ध्यान में होगी ना, तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। नहीं तो आपको यहाँ पर फिर 30 डिग्री रखना पड़ता, फिर 60 डिग्री रखो। तो छोटी छोटी चीज़ों के जो रिलेशन है उनको आप एटलीस्ट अपने दिमाग में रखोगे, और ये रख कैसे पाओगे, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, उनको एक बार कॉपी में अपने हाथ से निकालते जाओगे, तो ये सारी बातें अपने आप आपके दिमाग में छप जाएंगी। आई बात समझ में।
चलो खैर, अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई 16√3 की, मुझे ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर tan का फॉर्मूला लगा देता हूँ, यानी कि tan 60 डिग्री क्या होता है अपना √3, और √3 इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये जो x है, x के अपॉन में हम क्या डाल देंगे, 16√3 डाल देंगे। क्लियर है? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 16√3 इंटू में √3, है ना। √3 इंटू में √3 कितना होता है, 3 होता है, और 16 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी अपना आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई है क्या, सब कुछ समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई बात नहीं, डाउट होता है तो अपना आराम से डाउट पूछ लो, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो, और उससे मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, चलो सॉल्व करके क्या दे दूंगा, वो समझा दूंगा अच्छे से। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो हमारा जो यहाँ पर मेन टारगेट है ना, वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ और उनको ग्रैस्प कर पाएँ। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं, मेरी बात की गहराई तक समझ पाए आप लोग? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। आप एक बार इसको खुद से देखो, कभी मैं आपसे बोलता हूँ क्वेश्चन ट्राई करो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन आ ही जाएगा। बस उस क्वेश्चन को ट्राई करना है, आपको ये तो पता चले कि आपने उस क्वेश्चन के साथ लड़ाई की है। जब तक आप एक क्वेश्चन के साथ में लड़ोगे ही नहीं, फाइट ही नहीं करोगे, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरी कमजोरी क्या है। फिर आप जब आप सीधा सीधा अगर सॉल्यूशंस को देखते जाओगे, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे रखे हैं सारे के सारे, तो आपको कैसे काम चल पाएगा। हाँ भाई, ये तो वही बात हो गई कि मैं बच्चे को बैठा, जब एक बात समझना, कभी बच्चा पैदा होता है तो उसको हमेशा हम उठा के चलने की कोशिश करते हैं ना, उसे नहीं आता है चलना, लेकिन हम बार बार चलाते हैं, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे ना तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो विकलांग होकर रह जाएगा, उसे चलना ही नहीं आएगा। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? बात को आप आई होप कि कनेक्ट कर पाए होंगे। क्लियर है? चलिए भाई एक बार आप इसको ट्राई करें। चलो आई होप कि आपने यहाँ पर ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, यानी कि आपका एक ट्री खड़ा हुआ है, ये लेट से अपने पास में एक ट्री हो गया, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से ग्राउंड पर, ये मैं यहाँ पर आपका ग्राउंड बना देता हूँ, ये आपका ट्री हो गया, और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से मैं क्या देखता हूँ, इस ट्री को देखता हूँ। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, ऑन द ग्राउंड विच इज़ 300 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपका 300 मीटर दूर है। क्लियर है? इतनी सी बात। अब क्या बात हो रही है, फ्रॉम द ट्री इज 30 डिग्री, यानी कि मैंने यहाँ से ट्री को देखा और मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 30 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या हुआ था, ट्री ग्रू अप, यानी कि अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके पेड़ बड़ा हो गया, मैं वहीं पर बैठा रह गया, क्योंकि मुझे कोई काम तो था नहीं, मैं तो बढ़िया बेरोजगार आदमी, मैंने पढ़ाई करी ही नहीं, मैंने तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं, तो मैं यहाँ पर बैठा बैठा रहा, और ये पेड़ तो अपने आप में जो है बढ़ता रहा, क्योंकि ये पेड़ ने क्या किया, अपना न्यूट्रिशन लिया और ये बढ़ गया। तो अब ये पेड़ बढ़ के इतना बड़ा हो गया। अब हुआ क्या, मैं यही, लेकिन मैं तो यहीं पर बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर से देखा इस ट्री को, तो ये ट्री मुझे और बड़ा दिखा, तो मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी बढ़ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ के मेरा कितना हो गया, वो बढ़ के हो गया मेरा 60 डिग्री का। तो ये जो एंगल पूरा बन गया है, अब ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। क्लियर है? कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है, हाउ मच डिड द ट्री ग्रो, यानी कि जो ट्री है वो कितना बड़ा हो गया है। क्लियर है? तो अब जरा आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है 30-60 का, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो हर जगह लगे। आप देखो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन में हमारा जो 30 और 60 वाला कॉन्सेप्ट है वो कैसे लगेगा। अब ये मुझे पता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसको मैंने पी नाम दे दिया। यहाँ पर मैं अगर ए पी सी वाले ट्रायंगल में देखता हूँ, तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। क्लियर है? और यहाँ पर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी सी की, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो ये वाला एंगल जो ए बी सी है ये कितना हो जाएगा, ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं। अब वही वाली सिचुएशन आ गई कि नहीं आ गई, ये वाला एंगल है अपना 60 डिग्री का, और आप इस तरीके से देखना, बीसी वाली लाइन को बेस बना के देखना, यहाँ पे ये जो है ये 60 डिग्री है, और यहाँ पर ये अपना 30 डिग्री है, यानी कि ये जो पीसी होगा, ये पीसी अगर मेरा 1 है, तो ये बचा हुआ बीपी कितना होगा, ये बीपी अपना 2 होगा। बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है मेरी बात को समझ पा रहे हो ना सभी लोग? बोलो हाँ, फटाफट से हाँ जरूर बोल दिया करो। आई बात समझ में? तो अब देखो, अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में, कौन से वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी सी में, ठीक है ना, ये जो आपको ट्रायंगल ए पी सी दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल में मैं अगर tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, इसका फंक्शन लगाता हूँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लेट्स से ये जो पीसी है, पीसी अपना परपेंडिकुलर है, तो पीसी अपॉन का बेस हो गया 300, तो पीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीसी इक्वल टू आ जाएगा आपका 300/√3। क्लियर है? और अगर मैं √3 से ये वाला कैंसिल आउट करता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 100√3।
कितना आ जाएगा 100√3, यानी कि अपना ये जो पीसी है, पीसी आ गया आपका 100√3। क्लियर है। अब अगर आपको इतनी सी बात पता होती कि अगर ये पीसी 1 है तो आपका बीपी 2 होगा, 1:2 का रेशियो होता है, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा ये जो टी अपना ट्री है ना ये कितना बढ़ गया, ये बीपी की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स ऑफ पीसी होगी, यानी कि आपका ये हो जाएगा 200√3। क्लियर है। कितना हो जाएगा 200√3। तो एग्जामिनेशन में आपको ये जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करना ही पड़ेगा। अब देखो भैया बात हो रही है कि नियरेस्ट टू एन इंटीजर, तो यानी कि हमें √3 की जो वैल्यू है वो भी डालनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू होती है 1.73, इंटू में 200 करा दो, 0 0 है तो पॉइंट आपका चला जाएगा, 173 इंटू 2 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 346 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 346 आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि अपना जो ऑप्शन नंबर डी है ये अपना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को, मैंने जो आपको पॉइंट बताए हुए हैं ना, उनका आप बिल्कुल नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि उनका जो यूज़ है ना वो बड़ा ही प्यारा है और शानदार तरीके से अगर आप उनका यूज़ कर लेते हो तो आप अपना टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा सेव कर पाओगे। ठीक है। और हमें टाइम को ही सेव करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना हाइट एंड डिस्टेंस वाले, ये क्वेश्चन कर तो आपका 10th स्टैंडर्ड का लेवल का बच्चा भी कर लेगा, है ना, लेकिन आपको वो टाइम अपने गिवन टाइम में करना है ना। क्लियर है। बात मेरी समझ पा रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करके दिखा रहा हूँ, सो दैट आप इस क्वेश्चन को जो है अंदर जाके घुस के देख पाओ कि इन क्वेश्चंस में होता कुछ नहीं है। बच्चे पता नहीं एवं ही डरते रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जिस चीज़ को आपने देखा नहीं, जिस चीज़ के आप अंदर घुसे नहीं, उस चीज़ से आप डर रहे हो। कोई मुझे ऐसा बंदा बता दो जिसने मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, या फिर उसने बिल्कुल अंदर जाके ट्रिग्नोमेट्री को समझ लिया और फिर उसे डर लग रहा हो। आप अंदर गए नहीं हो, मतलब बाहर को देख देख के डर रहे हो, मतलब क्या हो रखा है। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये, अब इसको तो कर दो जरा फटाफट से। हाँ भाई चलो अब देखो एक बार मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री, यानी कि आपकी ये वॉल है और यहाँ पर ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पर अपनी ये लैडर लगी हुई है। इस लैडर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 6.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये जो डिस्टेंस है अपनी 6.5 मीटर है। क्लियर है। अब बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द लैडर इज, तो हमें लेंथ ऑफ लैडर बता दें, यानी कि ये जो होता है इस ट्रायंगल में, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये अपना हाइपोटेनस है, ये अपना बेस है, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है अपना cos थीटा, यानी कि cos 60 डिग्री इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 6.5 अपॉन का हाइपोटेनस, यानी कि जो हाइट ऑफ आपकी लैडर है। क्लियर है। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.5 अपॉन का, अच्छा cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बोलो जरा जल्दी से, 1/2 होती है ना, तो ये 2 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा 6.5 में, कितना आ जाएगा 13। तो जो आपकी हाइट ऑफ लैडर है वो 13 मीटर निकल के आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बात समझ में आ गई। फटाफट से अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। लल्लू चप्पू सा ये आपका अगेन क्वेश्चन आ गया, बीच बीच में से लल्लू चप्पू क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, वैसे मैंने आपको करा रखा है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं था, खैर ये सही क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको करा दिया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, एक बार ये भी आपका अगेन ईजी सा क्वेश्चन भी है। ठीक है। इसको आप एक बार फटाफट से वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो फटाफट से आपका। ठीक है। 20 सेकंड में क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। चलो खैर अब देखो, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ विंडो ऑफ अ हाउस, यानी कि आपका एक हाउस है, ये लेट से आपका एक हाउस है, यहाँ पर आपकी विंडो है। ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये लैडर अपनी यहाँ पर टिकी हुई है, ये मैंने लैडर को ऐसे टिका दिया, काफ़ी बड़ी लैडर हो गई अपनी, खैर कोई बात नहीं। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये अपना 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री का। ठीक है। एंड इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज़ 4.2 मीटर, ये आपका 4.2 मीटर यहाँ पर आपकी लैडर अपने बेस में बनी हुई है। इसके बाद में देन द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेस द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा जी, हमसे ये पूरे के पूरे यानी ये जो अपनी वॉल है ना, इस पूरी की पूरी वॉल की हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। लेट्स इस वॉल की हाइट जो है h है, तो हम यहाँ पर h कैसे निकालेंगे। देखो ये अपने पास में क्या पता है, ये बेस है, ये अपना क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस की जब जब बात होगी तब तो अपना कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम में आएगा, tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3 है, इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन में 4.2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर √3 का कहीं भी इस्तेमाल हुआ नहीं है और अपने से क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लोजेस्ट टू। ठीक है। तो हमें यहाँ पर √3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी 1.73, h इक्वल टू में हो जाएगा 1.73 इंटू में 4.2। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपना 126 तो होता है, 42 3 126, तो 6 तो अपना यहाँ पर आ गया। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फिर अपना ये हो जाएगा आपका 296 तो 6। ठीक है।
और इसके बाद में 72। क्लियर है। तो यहाँ पर अपना 2-3 पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 7 पॉइंट का 266 कितना हो गया, 7 पॉइंट का 266। अगर मैं इसके आसपास की बात करूँ नियरेस्ट इंटीजर की, तो ये कितना हो जाएगा, 6 की कैरी अगर मैं 2 में लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट का 3। क्लियर है, कितना हो गया 7.3 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ईजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट था। और कैलकुलेशन ये क्या ही है, अब कोई आप बच्चे तो हो नहीं, अगर आपको ग्रेजुएशन का लेवल का एग्जाम है, अगर CHSL का भी एग्जाम है, तो इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, इसमें भी बच्चे बोल के आ जाते हैं भैया बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ गई, इसमें भी ये क्या कोई कैलकुलेशन है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। फटाफट से अब इस क्वेश्चन को करें और इसका मुझे आप लोग आंसर बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अभी खुद से करना है। तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया है तो एक बार पॉज करके कर लो। ठीक है, बड़ा मज़ा आने वाला है। अब ये पता नहीं इसमें ऑप्शन यहाँ क्यों बिखर गए हैं। खैर देखें इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से। क्या बोला गया हमारे पास, अ पोल ऑफ लेंथ 7 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, तो लेट से अपने पास में ये एक टावर है, ये हो गया आपका एक टावर। इस टावर के ऊपर मैंने एक पोल फिक्स कर दिया, ये आपका पोल हो गया। और वेट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये लेट से पूरा का पूरा अपना सीन है, और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका ये टावर है। ठीक है, जहाँ पर मैंने आपके लिए क्या कर दिया है, थोड़ी सी शेडिंग कर दी है, और बाकी बचा वाइट वाला जो पोर्शन है ना, वो अपना क्या है भाई, इस टावर के ऊपर ये पोल लगा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे आप समझ लेना। अब ये जो वैल्यू है ये 7 मीटर इतनी सी क्लियर है, जिसमें अपना पोल है, और नीचे वाला अपने पास लेट से इसको मैं मान लेता हूँ h है। ठीक है, जो अपना टावर है उसकी हाइट कितनी है, h है। अब क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब बात को समझना, ये अपना यहाँ पर ये है पूरा का पूरा ग्राउंड। क्लियर है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर आपका लट से कोई फ्रेंड है, ये बैठा हुआ है मज़े में। ठीक है, ये अपने इस पोल के ऊपर बैठा हुआ है, और यहाँ से आप आए, आपने इसको देखा, और आपने यहाँ से ऐसे ऊपर से आवाज़ दी। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको क्या किया, ऊपर आवाज़ दी, और यहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जब आपने उसे देखा बनी आपका 60 डिग्री। लेकिन हुआ क्या, ये तो अपने टावर के पोल के ऊपर बैठा हुआ है, टावर तो आपका यहीं पर ख़त्म है, यानी कि इसके जो मम्मी पापा थे वो यहाँ पर थे। अब आपने इसको आवाज़ दी बहुत तेज़ी से, तो क्या हुआ, इसकी मम्मी बाहर निकल के आती हैं, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि आपका टावर यहाँ पर है ना, तो ये जो टॉप ऑफ टावर है, मम्मी कुछ काम कर रही थी उसकी, तो मम्मी ने आके देखा भाई कौन चिल्ला रहा है बाहर, और मम्मी ने आपको देखा इस पॉइंट पर, यानी कि आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है यहाँ से कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का बन रहा है, यानी कि ये जो है 45 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी अपना 45 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है, ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत ही ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल से ही मैंने आपको ये समझा दिया है। अब क्या बात हो रही है, तो आपको हाइट निकालनी है टावर की। अब बात को बड़े ध्यान से समझना, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं आपके लिए कलर कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो ये एंगल है 45 डिग्री, यानी कि आपका परपेंडिकुलर एच है, तो बेस भी कितना होना चाहिए, एच होना चाहिए, बोलो हाँ। तो ये एंगल के ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बेस की, वो कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी। अब आपको पता है, अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखता हूँ, कहाँ मैं देखो ये कहाँ बना रहा हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें ये जो अपना 1060 डिग्री होगा, ये पूरा का पूरा एंगल ये जो मैंने आपके लिए फिलअप कर दिया है, ये कितना है, 60 डिग्री है ना। तो ये 1060 डिग्री इक्वल टू 1060 की प्लेस पर मैं आपके लिए क्या लिखूंगा, √3 ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका जो √3 है ये इक्वल टू में क्या किसके हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 7 प्लस का h। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 7 प्लस का h, और अपॉन में ये जो बेस है ना, ये भी कितना है अपना h ही है। क्लियर है, तो इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो यहाँ से आपका √3h इक्वल टू में आ जाएगा 7 प्लस h, और यहाँ से अगर मैं आपके लिए बात करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, अब यहाँ से जो आपका h निकल के आ जाएगा √3 -1, और ये आपका h है इक्वल टू में 7 हो जाएगा, और यहाँ से h निकल के आ जाएगा 7 अपॉन का √3 -1। अब मैंने आपसे हमेशा बोला है, कभी भी हमारा जो कन्वेंशन है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसके हिसाब से हम कभी भी ये जो √3 रूट वाली वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में रखते नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करा देंगे, तो √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये आपका √3 है, और √3 + 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया है। क्लियर है, तो ऊपर अपना हो जाएगा ये 7 इंटू में, और ये ब्रैकेट का कितना √3 + 1, और नीचे हो जाएगा आपका ये a माइनस बी है, ये a+ b है, यानी a² - b²। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है ना इतनी सी बात। तो ये कितना निकल के आ जाएगा अपना 7 अपॉन का 2, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन में है √3 + 1। क्लियर है, तो अपना
यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये अपना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कभी भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको बड़े आराम से, कभी भी आप अगर ये फिगर बनाना सीख गए ना तो समझ लो आपने जो हाइट एंड डिस्टेंस है ना उसको 4 डाला। ठीक है, चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आऊँ क्या अब मैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं आपके। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया ऑलरेडी, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करा ही चुका हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं, तो एक बार जाके आप ज़रूर देख लेना पहले वाले पार्ट्स को। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा भी था, ऐसे आप जाके ज़रूर देखेंगे। जो पिछला लास्ट वाला पार्ट है उसमें मैंने आपको कराया हुआ है। तो ये रहा आपका हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन। ये अंतिम क्वेश्चन है अपना सीपीओ का। यहाँ पर आपके सीपीओ के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी समझते हैं और इस क्वेश्चन को खोलने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसका मैं अब आपको एक रिजल्ट और दे देता हूँ, तो आप उस रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो खैर समझो यहाँ पे क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी कि अपना ये एक पोल है और यहाँ पर आपके 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले मैंने आपका एक पॉइंट बना दिया ये, और दूसरा पॉइंट बना दिया ये दोनों से, क्योंकि मुझे पता है एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है तो मैंने पहले ही एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ कर दिया है। अब क्या बात है, दोनों ये जो पॉइंट है एक 75 मीटर दूर है, एक 48 मीटर दूर है। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया 75 पूरा का पूरा, ठीक है, और ये वाला जो चुटकू सा पॉइंट है ये पॉइंट आपका कितना दूर है भाई, 48 मीटर दूर। क्लियर है, बात समझ में आ पा रही है क्या सभी को। इसके बाद में इसका जो क्या बात हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने कितने हैं, अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो हमें क्या बोला गया है, अल्फा एंड बीटा जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैं यहाँ पर अल्फा बीटा को हटाता हूँ पिक्चर से और मैं इसे थीटा मान लेता हूँ। तो अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ, क्लियर है इतनी सी बात, ये बात समझ पा रहे हैं क्या। तो कभी भी आपके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिए जाएं, ठीक है, तो आपको क्या करना है उस केस में, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो आपके डिस्टेंसेस की वैल्यू होंगी ना, जैसे ये 75 है और ये 48 है, और यहाँ पर ये जो हाइट है आपकी h है, लेट्स से इसकी जो पूरी की पूरी हाइट है टावर की, आपका जो पोल है जो भी है इसकी हाइट h है, तो ये हमेशा आपका h स्क्वायर इक्वल टू में होता है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है। पहले वाले पॉइंट से डिस्टेंस है आपकी 48, इंटू में दूसरे वाले पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है 75, ठीक है, इंटू में 75। तो ये आपका हमेशा ये रिजल्ट आप ध्यान रखना। अच्छा, ये रिजल्ट आता कैसे, वैसे मैं आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ आपका कैसे रिजल्ट आता है इस फॉर्मेट में, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। खैर, अब अगर मैं इस छुटकू वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो यहाँ से मेरा tan थीटा कितना निकल के आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू में हो जाएगा अपना h अपॉन का 48। क्लियर है इतनी सी बात, इसे मैंने फर्स्ट वाला पार्ट दे दिया। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, सेकंड वाली इक्वेशन की बात करता हूँ, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें tan 90 माइनस थीटा। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है कि नहीं होता, बोलो हाँ। तो cot थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, पर बेस अपॉन का सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन का बेस ही रहेगा, क्योंकि हमारा है तो tan ही है ना, तो h अपॉन का 75। क्लियर है, कितना हो जाएगा h अपॉन का 75। इसे मैंने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब मुझे पता है tan थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन का cot थीटा होता है, तो h अपॉन का 48 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 75 अपॉन का h। तो यहाँ से ये आपका जो है रिजल्ट आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है, इतनी बड़ी प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर छोटे मोटे रिजल्ट आप ध्यान में रख लेते हो तो आपका जो क्वेश्चन करने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेव होके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख रखा है 48 इंटू में 75। अब देखो इसको तोड़ना कैसे है, 48 को मैं तोड़ देता हूँ 16 इंटू 3 में, और आपका जो 75 है इसको मैं तोड़ देता हूँ 3 इंटू में 25 में। क्लियर है, तो अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसका मैं अगर स्क्वायर रूट करना चाहूँ, यहाँ से मैं स्क्वायर हटा देता हूँ और इसमें रूट लगा देता हूँ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 4, 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, 3 इंटू 3 में आपका 3 निकल के आ जाएगा, और इंटू में 25 का जो रूट होता है वो कितना होता है भाई 5 होता है, ठीक है। तो 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, जो हाइट है वो हमारी पोल की निकल के आ जाएगी 60 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पर हमें दे रखा है ये अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से हाँ बोल दो। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, इससे मुझे भी आपका जो है मोटिवेशन मिलेगा ही सही। और इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना, उस करके स्क्रीनशॉट देना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो, इजी सा क्वेश्चन है। खैर, इसको मैं ज़रा हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, बोलते बोलते मेरा तो गला भर गया, एक बार पानी पी लेता हूँ, रुको जरा। हाँ, तो आई होप कि अब आपकी जो ये परेशानी थी कि सर क्लासेस को थोड़ी बड़ी करो, क्लासेस में ज़्यादा क्वेश्चन लो, आई होप कि वो सॉल्व हो गई होगी। एंड हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहीं पर अब सेशन को मैं एंड करूँगा। इसके अलावा कुछ बातें हैं वो एक बार आप सुन लो, ठीक है, एक बार आप कुछ बातें और सुन लो। इसके बाद अब मुझे ये बता, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके बाद हम कौन से वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको मैं यहाँ पर रेफ़र करूँगा और उनसे हम सारी चीज़, उससे अगर मुझे जो सही लगेगा आपके लिए करना, जो रेलेवेंट होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए वहाँ से उठा लूँगा, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कौन से वाले क्वेश्चन अब इसके बाद उठाए जाएं, किनका हम पोस्टमार्टम करें, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, सेशन को लाइक और शेयर तो ज़्यादा ज़्यादा करो ही सही, ठीक है। अब और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए यही है कि आप एफबी ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि इसमें आपके लिए मैं मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली आपका जो मैथ्स है और स्पेशली फॉर एसएससी, ठीक है, एसएससी, उसमें भी आपका सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, ठीक है, इनके रिगार्डिंग हम कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ों को लेके आने वाले हैं। तो आप उसको एक बार ज़रूर ज्वाइन करें, मतलब जैसे भी ज्वाइन होता है, लाइक होता है, जो भी होता है उसमें वो कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस जो है ना उसकी वो मिल पाएँ। और इसके अलावा आपको करना क्या है भाई, इसके अलावा आपको जो मैंने आपको सेशंस करा रखे हैं ज्योमेट्री के, वो सेशंस आप एक बार रिवाइज़ करके रखना, ठीक है, क्योंकि हम जल्दी ही ज्योमेट्री का टेस्ट लेने वाले होंगे और उसमें उस टाइप के मैं क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा, ठीक है। और उसमें आपका ज्योमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा। एक बार मैं क्या करता हूँ, आपके लिए पूरा का पूरा टेस्ट अरेंज करता हूँ जिसमें कि हमारे अच्छे खासे क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनका लेवल भी अच्छा हो, ठीक है। जैसे कि आपका आने वाला जो सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है और सीपीओ वाला एग्जामिनेशन है, इनकी आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाए, ठीक है। चलो खैर, इसके अलावा अगर आपको और कोई क्लासेस की डिमांड हो तो वो भी आप बता देना। एंड खैर, सेशन को मैं यहीं पर अब एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।